नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अभिनव वर्तमान में प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में गृह विभाग कारा बिहार सरकार में कार्यरत हूँ। आज मैं मुखातिब हूँ उन परीक्षार्थियों से जिन्होंने बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंतर्गत ऑडिटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरा हुआ है, जिनकी मुख्य परीक्षा माह सितंबर में संभावित है। और इसके साथ साथ उन परीक्षार्थियों से भी संबद्ध हूँ जिन्होंने बिहार के विभिन्न जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधक प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी को फिल किया हुआ है। तो हम उन परीक्षार्थियों से संबद्ध हैं आज जिन्होंने इन दोनों परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र का चुनाव किया है। अगर परीक्षा की तैयारी की रणनीति पर विचार करें तो रणनीति के संदर्भ में सबसे पहले आपको इसका सिलेबस देखना होगा और पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति देखनी होगी कि किस टॉपिक पर किस प्रकार से प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, और उसी के आधार पर आपकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से नोट के रूप में अंकित है कि वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। अर्थात बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उन परीक्षार्थियों के वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र का सिलेबस जो निर्धारित है, वही निर्धारित सिलेबस इन परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए भी होगा। मैंने प्रयास किया कि इन परीक्षाओं के पूर्व वर्षों के कुछ प्रश्न हमें मुख्य परीक्षा के प्रश्न मिल पाए, किंतु मैं उसमें असफल हुआ। शायद उस प्रकार की परीक्षाएं पूर्व में नहीं ली गई हैं, या ली गई हैं तो मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो इसलिए हमने एक अध्ययन किया, चूँकि परीक्षा की रणनीति तय करनी है, परीक्षा की तैयारी की रणनीति तय करनी है, तो यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र के वैकल्पिक विषय से संबंधित मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र पर ध्यान दिए। तो आपकी तैयारी के आधार पूर्व में बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय में पूछे गए प्रश्नों की रूपरेखा ही आपकी इन परीक्षाओं में आपके वैकल्पिक विषय की तैयारी का आधार होगा। अगर हम परीक्षा की रणनीति को ध्यान में रखें तो रणनीति के अंतर्गत अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र, यह जो वैकल्पिक विषय है, यह ऑडिटर परीक्षा अंकेक्षक परीक्षा के लिए 300 अंकों के हैं और इसके लिए समय 3 घंटा निर्धारित है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना प्रबंधक के लिए यही वैकल्पिक विषय 200 अंक निर्धारित हैं और इनके लिए भी समय 3 घंटा ही निर्धारित है। अर्थशास्त्र जो वर्तमान में बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पैटर्न है, उस वैकल्पिक विषय को अगर ध्यान दें तो यह 2 अलग अलग खंडों में विभाजित है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, खंड 1, खंड 2। और यह सेक्शन 1 से जो अभी वर्तमान परीक्षा की रणनीति है वह 6 प्रश्नों के पूछे जाने की है, और द्वितीय खंड से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 6 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाना है और इस दूसरे खंड से भी 3 प्रश्न का जवाब दिया जाना है। अर्थात खंड 1 और खंड 2 दोनों मिलाकर कुल 3 घंटे में आप परीक्षार्थियों को 6 प्रश्नों का जवाब दिया जाना है। अब हम यह देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। इसकी तैयारी की रूपरेखा के लिए सबसे पहले आप इसके सिलेबस को देखें, और दूसरा जो पूर्व वर्षों में मुख्य परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखें। टॉपिक वाइज प्रश्नों को अलग करें और यह देखें कि किस टॉपिक पर सामान्य रूप से आयोग कहाँ तक प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना को देखता है, या एक ट्रेंड क्या है, एक प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है। तो उसी के आधार पर
मैंने जो एक सामान्य अध्ययन के रूप में आधार बनाया है वही आपके परीक्षा की तैयारी की रणनीति होगी। तो अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं। अगर हम सेक्शन 1 को देखें तो सेक्शन 1 में आपका टॉपिक 1, यह टॉपिक 1 आपका अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यह इससे संबद्ध है। टॉपिक 1 से वर्तमान संदर्भ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने की संभावना मुझे बहुत कम प्रतीत होती है। फिर भी यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर संक्षिप्त टिप्पणी आधारित प्रश्न, इनके पूछे जाने की संभावना अधिक है और यह स्कोरिंग भी होते हैं, अपेक्षाकृत स्कोरिंग भी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न न के बराबर पूछे जाने की संभावना है। फिर भी अगर पूछे जाएंगे तो एकमात्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसके बनने की संभावना है वह है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। गणना की विधियाँ, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये 3 विधियों की विवेचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यह टिप्पणी आधारित शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं उसके रूप में भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक टैग रहेगा, एक टेल लगा दिया जाएगा, तभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बनने की संभावना होगी। राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है और थोड़ा सा इसे अप्लाइड कर दीजिए, तथा यह वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति को आकलित करने में या आकलन करने में कहाँ तक प्रभावी है। तो थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा इसे अप्लाइड कर दिया जाए तो एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय यहाँ बन सकते हैं। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बनने की बहुत ही कम संभावना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के, टिप्पणी आधारित क्वेश्चंस के बनने की बहुत अधिक संभावना है और टिप्पणी आधारित क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो मूल रूप से आपका राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जीडीपी है या जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, नेशनल इनकम है, पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, हस्तांतरण भुगतान है। ये जितने भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग संदर्भों में। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से जो प्रश्न है वो टिप्पणी आधारित प्रश्न के पूछे जाने की संभावना होगी। दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों से संदर्भित हो सकते हैं। अगर हम पूर्व वर्षों के जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर अगर ध्यान दें तो इससे आप स्पष्ट हो पाएंगे कि प्रश्न कहाँ तक पूछे जाते हैं। जैसे वर्ष 2020 में 65th बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वह थे कुल राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिक आय तथा व्यय योग्य व्यक्तिक आय के अर्थों एवं उपयोगों की विवेचना करें, उनके परस्पर संबंधों की भी व्याख्या करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह टॉपिक बहुत नॉर्मल है, बहुत आसान है। आप इसे बेहतर तरीके से स्वयं को इसके लिए तैयार कर सकते हैं और इन टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों की संक्षेप में व्याख्या करें, या शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे गए थे 63rd में। 66 से 62nd में 4 शॉर्ट नोट्स को पूछे गए थे और ये 4 शॉर्ट नोट्स एक फुल मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में थे, जिसमें एक फर्स्ट था जीडीपी का अर्थ क्या है, जीडीपी के घटक क्या हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में परिवर्तनों के संदर्भ में जीडीपी में उतार चढ़ाव समझावें, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों की संक्षेप में व्याख्या करें। तो यह टॉपिक अपेक्षाकृत काफ़ी आसान है और आप इसके लिए स्वमेव रूप से तैयार हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आप इसके जवाब को देने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक
2। तो टॉपिक 2 और टॉपिक 3 ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और मूल रूप से अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में अगर कहा जाए तो ये दोनों टॉपिक बहुत डाइसी हैं। यह मार्क्स फेचिंग भी है, किंतु मूल रूप से यह वास्तविक अर्थशास्त्र है, प्योर इकोनॉमिक्स है। और ये मार्क्स फेचिंग इसलिए है क्योंकि इनके संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपको ग्राफ प्रयुक्त करना पड़ेगा। आपके आंसर्स में, आपके उत्तर लेखन में ग्राफ शामिल होगा और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो भी होंगे यह मार्क्स फेचिंग होंगे। प्रयास ये करना चाहिए कि 2 और 3 ये दोनों टॉपिक को मैं एक साथ मिला रहा हूँ। यहाँ से 2 प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना होगी। अगर आप 2 और 3 को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 2 प्रश्न आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे, जो आपके अंक को बढ़ाने में सहायक होगा। अगर हम टॉपिक 2 और टॉपिक 3 यह दोनों देखते हैं, इनको एक साथ रखते हैं, तो टॉपिक 2 आर्थिक विकल्प, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप, और टॉपिक 3 निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। यहाँ पर चूँकि हमारे पास समय नहीं है, संभावित है परीक्षा सितंबर माह में हो जाए, तो इसके लिए आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा और सेलेक्टिव होने के लिए आपको टॉपिक बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। और टॉपिक बेस्ड पढ़ाई के लिए आपका ध्यान सिलेबस के साथ साथ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए आपकी तैयारी होगी। तो यहाँ पर आप मूल रूप से, अगर हम डिमांड और सप्लाई के बेसिक को समझ रहे हैं, जाहिर है ऑप्शनल विषय के रूप में आपने अर्थशास्त्र रखा है, तो आप सिंपल डिमांड और सप्लाई कर्व को आप बेहतर समझ रहे हैं, और डिमांड और सप्लाई कर्व के बदौलत ही प्योर इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स को अपने को करना है वो शामिल होगा, वो होगा। तो यहाँ पर अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप देखें तो यहाँ आपको पढ़ना होगा उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बजट रेखा आपको देखना होगा। उपभोक्ता के अधिमान पढ़ना होगा। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, दैट इज ऑप्टिमल चॉइस, चॉइस ऑफ कंज्यूमर, मांग वक्र तथा मांग का नियम, दैट इज डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसके साथ विभिन्न वस्तुओं को आपको देखना होगा, जैसे नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं, गिफन गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं, और इन वस्तुओं के संदर्भ में आपको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, इनको इन वस्तुओं के अंतर्गत इन ग्राफों को, इन वक्रों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। प्रश्नों की संभावना इनसे संबंधित हो सकती है, होने की संभावना रह सकती है। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस
और इनकम, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और उत्पादन तथा लागत के अंतर्गत उत्पादन फलन, कॉब डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन से संबंधित प्रश्न शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपके ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस नियम की सहायता से डिमांड कर्व को कैसे डिराइव किया जाता है, व्युत्पत्ति कैसे होती है, उससे संबंधित भी प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना हो सकती है। यह हमारा पहला वीडियो था। इसके बाद भी हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।